नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 4 अप्रैल आ गया है और 2024 ईस्वी। और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल होगा क्योंकि कई सारे आज इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इतिहास से लेकर भूगोल से लेकर इकोलॉजी तक के शानदार टॉपिक हैं। जो इकोलॉजी में आज हम लोग टॉपिक करेंगे कवर नल्ला मल्ला फॉरेस्ट के बारे में, उससे यूपीएससी 2019 यूपीएससी 2020 दोनों के पीटी में सवाल पूछा गया था। बेहद सिंपल सा सवाल जिसको बच्चा भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन उसमें भी गलती कराए सब लोग, उसको भी देखेंगे हम लोग। साथ ही साथ में हड़प्पा सिविलाइजेशन को आज डिटेल में क्यों कवर करेंगे भाई? क्योंकि कुछ नए उसमें साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। इतिहास को नए सिरे से लिखे जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और मुझसे पूछें, इतिहास का जानकार हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ जितना ऑप्शनल होता है यूपीएससी का, और पढ़ाता भी हूँ। तो मुझसे अगर पूछिए तो लिखना भी बेहद ज़रूरी है। नए सिरे से इतिहास को लिखना बेहद ज़रूरी है। एक गुलामी वाला इतिहास हम लोग पढ़ते आए हैं। मैं समझाऊंगा सब कुछ आज आप लोगों को, तो उसको भी कवर करेंगे। साथ में एक डिजास्टर मैनेजमेंट का भी टॉपिक होगा जिसमें हम लोग ग्लेशियर लेक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में आया है डिटेल आर्टिकल उससे संबंधित। और उसके अलावा जो ग्लेशियर लेक है उसको लेकर उत्तराखंड सरकार जो है वो चिंतित है। उत्तराखंड की सरकार ही क्यों, जितने भी हिमालयन स्टेट हैं वो सभी सरकारें चिंतित हैं क्योंकि कभी भी वो टाइम बॉम्ब जैसा है, कभी भी वो फट सकता है और वो फटने पर बहुत भारी नुकसान भी होता है, जिसको उदाहरण को भी देखेंगे हम लोग। और भी काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, चलिए कवर करते हैं। देखिए सबसे पहला मुख्य न्यूज़ क्या है आज आप तो हेडलाइन में है वही कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह जेल से बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने गाड़ी पर चढ़ के भाषण दिया, अच्छी बात है। और उसके बाद से राहुल गांधी जी ने कल पर्चा भर दिया। और ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे काम का है नहीं। FCRA एक्ट बहुत बार आपको मैंने समझाया है। मुख्य रूप से आज जो हम लोग न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं, एक तो न्यूज़ होगा आपका कौन सा, तो ताइवान वाला। ताइवान में क्या हुआ है भाई? तो ताइवान आपको पता ही है कहाँ पर आता है, तो प्रशांत महासागर के अग्नि मेखला समूह में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यहाँ पर 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया कल सुबह में 8 बजे में। और भूकंप इतना तेज़ था, उसके वीडियो देखकर आप डर जाएंगे। लेकिन लोग मरे हैं 9। और पिछले 25 सालों में 20-25 सालों में ये ताइवान के इतिहास का सबसे डेंजरस भूकंप में से एक था। 25 सालों में 1999 के आसपास इससे भी बड़ा भूकंप आया था, जिसमें बहुत ही बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वहाँ की सरकार ने परिवर्तन किया अपनी नीतियों, भवन निर्माण के कोड ऑफ कंडक्ट में। इन सभी चीज़ों में परिवर्तन के कारण देख रहे ये भवन किस प्रकार से बनाया गया है कि 7.5 मैग्नीट्यूड पर केवल झुक के रुक गया ये। इससे क्या हुआ, लोग मलबे में दबने से बच गए। 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था शहरी एरिया में। अगर 7.5 का अगर ये दिल्ली में आ जाए तो समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी त्रासदी आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के भवन आज भी उस हिसाब से नहीं बनाए गए हैं। और 9 लोगों की मृत्यु हुई है जब तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है तब तक। और अभी सब कुछ वहाँ पर सही चल रहा है। तो इसको भी देखेंगे हम लोग। प्रशांत महासागर अग्नि मेखला को समझेंगे और दुर्बल मंडल को समझेंगे। क्या है भाई प्लेट टेक्टोनिक, उसको भी समझेंगे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है। चलिए मुख्य रूप से हड़प्पा के न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है न्यूज़। देखिए यहाँ पर क्या है कि कच्छ के समीप में हड़प्पा ग्रेवयार्ड को खोदा गया है और उसमें कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं अलग अलग। ठीक है, जो साक्ष्य ये सिद्ध करते हैं कि हड़प्पा वासी जो थे ये कहीं से आए नहीं थे। जो मार्क्सवादी इतिहासकार है भारत में, वो क्या बताते हैं कि हड़प्पा के लोग जो हैं ये आर्यन समूह के ही लोग हैं जो बाहर से आकर यहाँ पर बस गए थे। भारत का इतिहास केवल बाहर से आने वालों का इतिहास ही रहा है। हमेशा से आपको दिखाया जाएगा, पहले आर्यन आए, उसके बाद फिर बाहर से लोग आए, सिकंदर आया, अलग अलग लोग आते ही रहे हमेशा। उसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा इतिहास ख़त्म कर दिया जाता। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। आपने हड़प्पा पीरियड पढ़ा है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है। उसमें आपको 2 गैप दिखते हैं। आपने गौर नहीं किया होगा क्योंकि इतिहास आपको बोरिंग लगता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हड़प्पा पीरियड है, ठीक है, ये हड़प्पा का पूरा पीरियड है। ये 3 पीरियड होता है, अर्ली हड़प्पा और जो पूरी अपने गोल्डन एरा में रहता है वो हड़प्पा, और ये हड़प्पा के पतन का काल है। इससे पहले की चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। जैसे अर्ली हड़प्पा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि ये लोग आए कहाँ से थे। पतन के बाद आपको ये नहीं पता चलेगा कि इतने सारे लोग, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कहाँ चली गई। यानी कि 2 गैप हैं। पहला गैप क्या है कि कहाँ से आए ये लोग, दूसरा गैप क्या है पतन के पश्चात कहाँ चले गए।
हड़प्पा के पतन के आपको थोड़ा बहुत थ्योरी दे दिया जाता है कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, प्राकृतिक त्रासदी आ गई, वहाँ के नदियाँ सूख गई, जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे अलग अलग रीजन दे दिए जाते हैं। भूकंप के का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एक रीजन ये भी माना जाता है कि वैदिक लोगों ने इन्वेड किया, तोड़ कर रख दिया पूरा हड़प्पा को, शहर को ख़त्म कर दिया, जिसमें पुरंदर, इंद्र को पुरंदर तो बोलते हैं, हड़प्पा के किलों को तोड़ा था इसलिए इसको पुरंदर कहा जाता है। ये सब आप समझते हैं। उसके पश्चात, हड़प्पा के पतन के पश्चात आप डायरेक्ट कहाँ पर चले जाते हैं? वैदिक पीरियड है। बीच का इतिहास कहाँ गया भाई? बीच का 500 से 1000 वर्षों का इतिहास कहाँ चला गया? तो इसका कोई माय बाप नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी अभी भी हम नहीं कर पाए हैं, रिसर्च नहीं कर पाए हैं। उसी में अब कुछ हमें पता चला है, जिससे हमने क्या कोशिश किया है, जिससे हमने इन दोनों सिरों को जोड़ने की कोशिश की है कि कहाँ से आए और कहाँ गए। कई सारे इतिहासकार ने अब ये बोला है कि जो हड़प्पावासी हैं वही बाद में जाकर वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में वो भी रहते हैं। वैदिक पीरियड को भी शुरुआत करने का श्रेय हड़प्पावासी को ही जाता है। हड़प्पावासी कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं के निवासी थे। कोई आर्यन मूल के लोग नहीं थे, यहीं के निवासी हैं। इनके जीन और डीएनए पर डिटेल रिसर्च किया गया है और जोड़ा गया है कि साउथ ईस्ट एशिया के जो लोग हैं, दक्षिण पूर्व जो एशिया है या दक्षिण एशिया के जो लोग हैं, साउथ एशिया के लोग, इनका जो जीन है वो हड़प्पावासियों से मिलता जुलता ही जीन है। हाँ, इनके जीन में कुछ मिक्सचर क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रेड के लिए यूरोप भी जाते थे और अरेबियन देशों में भी जाते थे, तो इसके कारण से थोड़ा बहुत मिक्सचर हुआ है। मेसोपोटामिया के लोगों के साथ भी मिक्सचर हुआ है, अरेबियन लोगों के साथ भी मिक्सचर हुआ है, लेकिन मूल रूप से दक्षिण एशिया के देश जो हैं उनमें हड़प्पावासियों के जीन पाए जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया कहाँ कहाँ पर कौन कौन से डॉट हमें कनेक्ट करने हैं। दो सिरे जो अभी तक कनेक्टेड नहीं है, जिनके बारे में कुछ खास नहीं पढ़ते हैं आप लोग। हड़प्पा के बारे में आपको रटा रटाया क्या पढ़ाया जाता है? उनका ड्रेनेज सिस्टम। आप ही मुझे बताइए, शहरों के निर्माण में सबसे अंत में आता है ड्रेनेज सिस्टम, उससे पहले गणित आता है, उससे पहले सिविलाइजेशन आता है, उससे पहले लोग आते हैं, पॉलिटिक्स आता है। ड्रेनेज सिस्टम तो किसी सोसाइटी का सबसे अंतिम भाग होता है। और हड़प्पा का हमने एक ही चीज़ पढ़ते हैं, रटा रटाया, हड़प्पा का स्नानागार, ड्रेनेज सिस्टम, स्नानागार, ड्रेनेज सिस्टम। उतना उन्नत शहर बनाने के लिए आपको मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग तो आनी चाहिए ना। बिना उसके कैसे बना सकते हैं आप बताइए मुझे? जब तक हाइड्रोलिक्स की जानकारी नहीं होगी, जब तक फ्लूइड की जानकारी नहीं होगी, फ्लूइड मैकेनिक्स की, तब तक आप नहीं बना सकते इतना उन्नत शहर। उसके बारे में कौन चर्चा करेगा? उसके अलावा एक और चीज़ से बताया गया है कि हड़प्पन लोग जो थे, रिसर्च में बताया गया है कि हड़प्पन लोग जो थे कहीं न कहीं किसी तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रैक्टिस करते थे। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होता है उसी को प्रैक्टिस करते थे। अब ये क्या होता है भाई? तो किसी प्रकार का वहाँ पर एक चुना हुआ नेता या सरदार होता था जो वहाँ पर शासन प्रशासन संभालते थे। तो दो परिवर्तन किए जाएंगे इतिहास में। पहला परिवर्तन क्या किया जाएगा कि जो हड़प्पन वासी हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो यहीं के लोग हैं, इंडिजिनस लोग ही थे। दूसरा परिवर्तन क्या किया जाएगा? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बच्चों के लिए डाला गया है, इसी में है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये स्टेटमेंट डाला जाएगा कि कई सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पावासी जो हैं उन्होंने ही वैदिक जो पीरियड है उसी को भी शुरू करने का श्रेय हड़प्पावासियों को ही जाता है, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं। एक चीज़ ही मुझे बताइए, अगर आप भारत का मैप बनाइए, यहाँ पर है हड़प्पा पीरियड और यहीं से वैदिक शुरू होता है, तो क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होगा क्या? किस प्रकार के मूर्खता भरी इतिहास आज तक हम पढ़ रहे हैं। 500 वर्षों के बाद यहाँ पर जो हड़प्पा है उन्नत में अवस्था में है, उसके 500 वर्षों बाद यहाँ पर वैदिक पीरियड का जन्म हो जाता है और हम आज तक उन दोनों में कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाए। हम बोलते वैदिक पीरियड, बस बाहर से लोग आ गए। यहाँ के जो लोग थे हजारों हजार संख्या में, इतने बड़े बड़े नगर, वो कहाँ चले गए? गायब हो गए क्या? नगर गायब हो सकता है, उसको लोग थोड़ी ना गायब हो सकते हैं। हो सकता है वो बच के चले गए हों, उन्होंने ही बाद में वैदिक पीरियड की स्थापना की हो। बताइए मुझे। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ आपके दिमाग में कि सोचने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। इससे दो चीज़ों को स्थापित किया गया है। पहला है कि प्री हड़प्पा और हड़प्पा के बाद और वैदिक पीरियड, इन तीनों में संबंध स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि कोई आर्यन इन्वेडन की थ्योरी, माइग्रेशन की थ्योरी, इमिग्रेशन की थ्योरी, ये सब बेकार के बकवास की चीज़ें हैं। कोई कहीं से नहीं आया, यहीं के लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी उन्नत जो सभ्यता है उसकी स्थापना भी की और उसी का आधार पर आगे का भी पूरा इतिहास अपना जुड़ता चला गया। एक चीज़ और होगा, जब आर्यन इन्वेजन की ये थ्योरी ख़त्म होगी तो दक्षिण भारत की जो दक्षिण भारत का जो राजनीति है, जिसमें बड़ा ही एक टॉक्सिक सी चीज़ है कि उत्तर भारतीय लोग जो हैं ये मूल भारतीय हैं ही नहीं, ये बाहर से आए, ये आर्यन है, आर्यन मूल के या द्रविड़ मूल का, ये जो झगड़ा है ये भी ख़त्म होगा कहीं ना कहीं, ठीक है।
अब अगला देखिए न्यूज़ क्या है इसी में कि जो 12th की एनसीईआरटी है या बहुत सारी एनसीईआरटी के बुक जो हैं उनमें कुछ कुछ परिवर्तन किया जाएगा। अब उसको ज़रा देखते हैं कौन कौन से परिवर्तन किए जाएँ। देखिए दो न्यूज़ है यहाँ पर अलग अलग। एक है कि राखीगढ़ी कहाँ पर है, ये हरियाणा में जगह है राखीगढ़ी, पता ही होगा आपको, हड़प्पा के सबसे बड़े निवासों में से एक है ये। यहाँ पर एक रिसर्च किया जा रहा है जिसके आधार पर आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गलत साबित किया जाएगा। और एक रिसर्च आपका कच्छ के मैदान में गुजरात में कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो दोनों रिसर्च अलग अलग। तो जो दूसरा न्यूज़ है इसी के आधार पर एनसीईआरटी बहुत सारे ऐसे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का भी है और एंशिएंट का भी है, उसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री का भी एनसीईआरटी है जिसमें कुछ कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। उसको देखते हैं हम। चलिए दिखाता हूँ कौन कौन से परिवर्तन किए जा रहे हैं। 7, 8, 11, 12 सभी के जो सोशल साइंस के बुक होते हैं उनमें परिवर्तन किए जाएंगे। डिटेल में समझ लीजिएगा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैं नाम बताऊंगा जिसको अलग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो वहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, परिवर्तन से तो नहीं पूछा जाएगा आपसे और कोई ऐसा बड़ा फैक्चुअल परिवर्तन भी नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। उस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा। चलिए देखिए कौन कौन से परिवर्तन किए जा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि क्लास 7, 8, 11, 12 इन सभी के एनसीईआरटी जो है इसमें परिवर्तन किया जाएगा। एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा ब्रिक बेड्स एंड बोन्स, ये पढ़ा होगा आपने, तो उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। उसमें जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है उसको गलत साबित किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि राखीगढ़ी में जो मॉडर्न रिसर्च कंडक्ट करवाए गए हैं उसके आधार पर ये साबित किया जाएगा कि आर्यन वगैरह कोई बाहर से नहीं आए बल्कि यहीं के इंडिजिनस लोग ही थे। और हड़प्पावासी जो थे वो कोई ना कोई हड़प्पा के लोग जो थे वो इंडिजिनस ही थे, यहीं के लोग थे और कोई बाहर से नहीं आए। और यहाँ के लोगों ने कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी अपना रखा था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डेमोक्रेटिक सिस्टम भी था इनका किसी तरह का, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये दो चीज़ें हो गई आपके लिए। किसमें? तो हड़प्पा वाले चैप्टर में चेंज किया जाएगा। इसके आधार पर यहाँ पर डीएनए और जीन को लेकर जो थ्योरी आई है नई सामने, रिसर्च आया नया सामने, उसमें भी परिवर्तन करके ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि एक पैराग्राफ पूरा ऐड किया जाएगा जीन और डीएनए के जो रिसर्च आए उससे संबंधित, जिसमें ये साबित किया जाएगा कि दक्षिण एशिया के जो लोग हैं इनका जो जीन है वो हड़प्पा वासियों से मिलता जुलता ही है और यहीं के ये मूल लोग ही थे। साक्ष्य भी तो चाहिए भाई। अगर आप बोल रहे हो कि आर्यन लोग बाहर से नहीं आए, कोई आर्यन वार्यन नहीं आए, यहीं के लोग हैं, तो आपको साक्ष्य भी तो चाहिए। तो साक्ष्य के लिए जीन का जो रिसर्च कंडक्ट करवाया गया है उसको डाला जाएगा। ओके, शुरुआत में जो मैंने आपको बताया कि ट्रेड और कल्चरल रूप से जो कांटेक्ट हुए उसके कारण जीन में कुछ परिवर्तन जरूर देखे जाते हैं, लेकिन कोई बड़े स्तर पर इस तरह का परिवर्तन नहीं देखा जाता। तो जो हमारा 5000 सालों का एक टूटा हुआ सा इतिहास था वो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा इसके पश्चात। अगला देखिए क्या बोला गया है। अगला इसी में बोला गया कि हड़प्पा पीरियड और वैदिक पीरियड में रिलेशन स्थापित करने के लिए और भी जो रिसर्च हैं वो तो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट डाला जाएगा बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। क्या डाला जाएगा कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है और वैदिक जो पीपुल थे वो दोनों एक ही थे। ये एक स्टेटमेंट डाला जाएगा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। अचानक से कोई हवा में उड़ के वैदिक लोग नहीं आ गए और कहीं हड़प्पावासी हवा में उड़ के गायब नहीं हो गए, वो यहीं के लोग थे और यहीं पर रह गए। सोचिए नहीं कितनी बड़ी विडंबना है। आपको लगता नहीं है कि ये डिसकंटिन्यूटी कितनी बड़ी थी कि जिस एरिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन था वहीं पर 200-300, 400 वर्षों बाद वैदिक लोग आ जाते हैं और हम उनके बीच में कोई रिलेशन स्थापित ही नहीं करते। हम बोलते कि एक आदमी, एक जो सिविलाइजेशन था वो हवा में गायब हो गया और दूसरा सिविलाइजेशन बाहर से आके बस गया, और इसको हम पढ़ रहे हैं आज तक। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि दरअसल में इस चीज़ को लेकर विवाद है। भारत में जो इतिहास लेखन की शैली है उसमें एक मार्क्सिस्ट शैली है जिसमें आपको बड़े बड़े नाम दिखते हैं जैसे डी कोसाम्बी और जो आपके रामशरण शर्मा 11th की एनसीईआरटी जो आप पढ़ते हैं, ये मार्क्सिस्ट इतिहासकार होते हैं। इसमें आपको इन्वेजन की थ्योरी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। तो और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हड़प्पावासी जो थे ये आर्यन मूल के लोग ही थे और आर्यन लोग बाहर से आए। ये दो स्टेटमेंट इन्होंने डाला। इससे ये साबित हो जाता है कि भारत की अपनी कोई सिविलाइजेशन है ही नहीं, भारतीय लोगों ने कोई बड़ी सिविलाइजेशन स्थापित नहीं की, सारा कुछ बाहर से ही आया। ठीक है, तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी है भारत में। अगला देखिए जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा, जहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, ट्राइबल्स दीकू, ये एक चैप्टर है, ट्राइबल्स और दीकूज ये करके चैप्टर है। उसमें क्या बोला गया कि बिरसा मुंडा जो था उसने विद्रोह किया और परेशान था वो किन से, तो मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड से परेशान था। उसमें है ना कि जो अलग अलग ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे उनसे और हिंदू जमींदार, इनसे बहुत ज़्यादा वो परेशान था। तो ये जो दो थे कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मिशनरीज, इनमें से हिंदू शब्द को हटाया जाएगा और वहाँ पर क्या डाला जाएगा,
वहाँ पर डाला जाएगा कि डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ दैट टाइम। उसमें बोला जाएगा कि जो अलग अलग लैंडलॉर्ड्स थे उस समय, उन्होंने कहीं कहीं परेशान किया। उसमें हिंदू लैंडलॉर्ड जो शब्द है ये हटाया जाएगा। ठीक है, पहला चीज़ समझ गए आप। अगला क्लास 7 के एनसीईआरटी में जो चैप्टर है, जहाँ पर डिवोटेशनल पाथ एंड डिवाइन करके है, जहाँ पर भक्ति आंदोलन के मूल रूप से बात होती है। किसकी बात होती है? तो भक्ति आंदोलन की। उसमें भी चेंज किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नैनार जो और आप पढ़ते हैं ना, नैनार आयनार, जो अलग अलग संप्रदाय थे, जैसे भगवान विष्णु के जो उपासक थे और भगवान शिव के जो उपासक थे, उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। तो नैनार के बारे में बोला गया है कि 63 अलग अलग कास्ट ग्रुप से आते हैं। ये अभी लिखा हुआ है, जिसमें कई सारे अनटचेबल कास्ट ग्रुप से भी आते हैं। इसको परिवर्तन करके क्या कर दिया जाएगा? कास्ट को हटाया जाएगा और इसमें लिखा जाएगा अलग अलग वो सोशल बैकग्राउंड से आते थे। इसमें यही लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा कि अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते थे। कास्ट की जगह पर सोशल शब्द लाया जाएगा। ओके, उसके अलावा जो अगला आपका है कि कौन सा है, तो इसमें है कि सोशल इनइक्वालिटी और इंक्लूजन करके क्लास 12 के सोशियोलॉजी में एक चैप्टर है, उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। इसमें भी कुछ परिवर्तन किया जाएगा। तो ये मूल रूप से आपकी हिस्ट्री और अलग अलग जो सोशल साइंस की बुक हैं उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगला जो है इसमें क्या है, तो इसमें बताया गया सरदार सरोवर जो डैम है अंडर कंस्ट्रक्शन जब बन रहा था, उस समय का जो आंदोलन है कुछ उसमें ही परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे इसमें 2 प्रोजेक्ट का उदाहरण दिया गया, एक सरदार सरोवर बांध है और उसके अलावा जो आपका पोलावरम डैम है। इन दोनों के निर्माण के बारे में बताया गया कि इन दोनों के निर्माण के दौरान बहुत बड़े स्तर पर आदिवासियों को वहाँ से हटाया गया। तो इस शब्द जो आदिवासियों को हटाया गया इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा और उनको परेशान किया गया, ये शब्द ड्रॉप किया जाएगा इस चीज़ से। उसके पश्चात क्या है, अगला क्या है, कम्युनल राइट्स के जो इमेज वगैरह हैं क्लास 12 के सोशियोलॉजी के बुक में, उस सब को भी हटाया जाएगा। बोला जाएगा अब ये इरेलेवेंट हो गया है भारत के लिए, भारत के बच्चों के लिए, इसलिए उस चीज़ों को भी हटाया जाएगा। तो ये कुछ बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हड़प्पा संबंधित चीज़ों को मैंने डिटेल में समझाया है। अब हड़प्पा का क्या है उसके बारे में समझते हैं, उसके पश्चात अगले न्यूज़ पर चलेंगे, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ओके, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम से जो आप पढ़ते हैं, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। अगर भारत पाकिस्तान का बनाएंगे तो मूल रूप से ये पूरा एरिया है, अफगानिस्तान तक जाता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और वर्तमान के 3 बड़े देशों में इसका आपको प्रमाण मिल जाएगा। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में सबसे अधिक उन्नत थी। 1920 से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। ये दोनों जो बड़े प्राचीन नगर हैं वर्तमान में कहाँ पर हैं, तो पाकिस्तान में है ये। ओके, अगला क्या है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। कब की थी, तो 1924 में। स्थल खोजकर्ता कौन थे, अवस्थिति महत्वपूर्ण खोज, इस सूची को देखेंगे। हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 में खोजा था। पाकिस्तान पंजाब में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। कौन सी नदी, रावी नदी। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियां, अन्नागार, बैलगाड़ी, ये सब यहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोजा था। इसको मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला कहा जाता है। सिंधु नदी के तट पर स्थित पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला कौन सा है, विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांसे और नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव के मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, बुने हुए कपड़े, ये सब मिले हैं। यही पूछ लिया जाएगा आपसे, कहाँ से कौन सा चीज़ मिला है। आपको लग रहा है कि क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, यही पूछ लिया जाता है। 66वीं बीपीएससी के पेपर उठाकर देखिए, पूछा गया है खुदी हुई जेत या जुती हुई खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। ये हड़प्पा का सवाल है जो बीपीएससी में पूछा गया है। यूपीएससी में एक सवाल की गारंटी होती है। सुतकांगेडोर स्टीन ने 1929 में खोजा था। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था ये। ओके, और चन्हूदरो तो एनजी मजुमदार ने खोजा है, सिंधु नदी के तट पर स्थित प्रांत में है। मन के बनाने की दुकान, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह यहीं पर से हमें मिला है। ये बिल्ली कुत्ता वाला पूछा जा सकता है। आमरी ये जगह है, एनजी मजुमदार ने खोजा, सिंधु नदी के तट पर। हिरन के साक्षी यहीं पर मिलते हैं हमें। कालीबंगन और घोष ने खोजा था इसको 1953 में। राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है ये, राजस्थान में, भारत में है। अग्निवेदिकाएँ, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल, खुद जुता हुआ खेत, ये सब कुछ यहाँ से मिलता है। लोथल आर राव ने खोजा था इसको, गुजरात के कैम्बे खाड़ी नज़दीक भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल एक नदी बंदरगाह है, लोथल एक नदी बंदरगाह है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि समुद्र तट पर स्थित होगा, ये नहीं, ये एक नदी बंदरगाह था। मानव निर्मित बंदरगाह गोदीवारा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएँ, शतरंज का खेल, यहीं से पता चलता
चलता है कि हड़प्पावासी शतरंज खेलते थे। सुरकोतदा, ये जेपी जोशी ने गुजरात में खोजा था इस स्थल को, और घोड़े की हड्डियाँ और मनके यहाँ से मिले हैं। आर.एस. बिष्ट, ये सारे इतिहासकार हैं। बनावली जगह है, आर.एस. बिष्ट ने उसको खोजा। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है ये, हरियाणा के हिसार जिले में। मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा के स्थल यहाँ से हमें मिलते हैं। धौलावीरा है आपका, आर.एस. बिष्ट ने 1985 में खोजा था। गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। जल निकास प्रबंधन प्रणाली, जल कुंड वगैरह यहाँ से मिलते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का अलग अलग चरण है। प्रारंभिक चरण, परिपक्व चरण, उत्तर हड़प्पाई चरण, तीनों चरण मैंने आपको कुछ देर पहले ही समझाया है। और क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगे, शब्द आएंगे जिससे डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रारंभिक हड़प्पा चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्घर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया था। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण 3000 ईसा पूर्व समय का मिलता है। इस चरण की विशेषता है केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे इस समय की विशेषता। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था, खेती के साक्ष्य मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोटदीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करते हैं। कोटदीजी परिपक्व हड़प्पाई स्थल है। कोटदीजी के बारे में पूछा जा सकता है कि एक मान लीजिए पूछता है कि निम्न में से हड़प्पा स्थल कौन से हैं, कोटदीजी या अलग अलग दे देगा आपको, उसमें पूछ सकता है आपसे। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता का आने से प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुके थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में, लोथल जो कि वर्तमान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, एक बहुत बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। जब मैं शहर बोल रहा हूँ तो शहर ही हुआ करते थे। कभी फुर्सत मिले तो दिल्ली अगर आते हैं तो नेशनल म्यूजियम जरूर जाइएगा, वहाँ पर हड़प्पा के बहुत बड़े बड़े प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग चीज़ों के। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। क्यों समाप्त हुए हमें नहीं पता, कहाँ गए वो लोग हमें नहीं पता, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जाते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। नगरीय योजना और विन्यास क्या था इसका? हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे जिनमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग रहते थे। ये पूरा शहर होता था, तो यहाँ पर ऊंचा दुर्ग होगा, यहाँ के लोग सामान्य होंगे। दुर्ग सामान्य तौर पर शहर के पश्चिम में बना होता था। ये पूरा शहर जो है वो आगे फैला होता था। इसमें सामान्य लोग रहते थे, इसमें शासक वर्ग या बहुत प्रतिष्ठित लोग रहते थे। दुर्ग के नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक और ध्यान देने योग्य बात है, इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें एक दूसरे को। इसी प्रकार से नालों का विकास किया गया था। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि समकालीन मिस्र मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का, मतलब धूप में सुखाई हुई ईंटों का उपयोग किया था पूरे दुनिया भर में, जब हड़प्पावासी आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार, आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल, धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित किया गया था। ये मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ये सारे स्टेटमेंट हैं जो आपसे पीटी में पूछे जा सकते हैं और आप वहाँ पर फिर सोचेंगे कहाँ से पूछ लिया। अगला है कृषि वहाँ पर बहुत अच्छे से परस्यू किया जाता है और हड़प्पावासी को सबसे बड़ा किस चीज़ का जाता है श्रेय, तो उन्होंने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी, इसका भी श्रेय जाता है। जो भी आज आप खाते हैं वही सब चीज़ें वो भी खाते थे, मांस वगैरह भी खाते थे, ये सब बताया गया है। और बहुत ही उन्नत प्रणाली से कृषि करते थे और इसका हमें प्रमाण मिला है कि सिंधु नदी के द्वारा लाए गए बाढ़ के मैदान में वो कृषि करते, जिससे खूब उत्पादन होता था। ये हड़प्पा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है आपका प्रशांत रिंग ऑफ फायर के बारे में मैं समझाऊंगा। दरअसल में देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, हड़प्पा के बारे में डिटेल में एनसीईआरटी से कवर कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल पूछे जाने की संभावना हर साल ही रहती है, कोई नया नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है इस बार भी। ओके, अब देखिए प्रशांत महासागर अंगुली रिंग मेखला क्या है। अगर आपने पृथ्वी का पढ़ा होगा संरचना, तो इसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका स्थल मंडल, एक होता है मध्य मंडल, एक होता है कोण, ठीक है। तो जो मध्य मंडल होता है, इसका ऊपरी भाग जो होता है इसको दुर्बल मंडल कहा जाता है। ये लिक्विड का बना होता है, लिक्विड या सेमी लिक्विड होता है, जिसके ऊपर में स्थल मंडल जो है वो तैर रहा होता है। बस इतना ही आसान है ये। भूगर्भिक संरचना पढ़ लीजिए एक बार, एक चैप्टर रीडिंग मार लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यही है बस, दुर्बल मंडल ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग होता है। दुर्बल मंडल ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग होता है। अब मेंटल तो पता होगा ना आपको, किसका किसका बनता है भाई, सीमा, सियाल, ये सब तो पढ़ा है ना आपने। कोर में क्या होता है, नीफे होता है, ये सब तो पता होना चाहिए। निकल और लोहा होता है।
तो दुर्बल मंडल जो होता है उसके ऊपर में स्थल मंडल तैर रहा है। ये जो स्थल मंडल तैर रहा है ये क्यों तैर रहा है? क्योंकि अलग अलग कन्वेंशनल बेल्ट चलते हैं। दुर्बल मंडल के अंदर जो ज्वालामुखी है आप पढ़ते हैं, मैग्मा पढ़ते हैं, लावा पढ़ते हैं, वो लावा जो होता है वो चक्र में घूमता है, जिसके कारण प्लेटें इधर उधर तैरती रहती हैं। ज्योग्राफी का बेसिक टॉपिक है ये। 11th की एनसीईआरटी उठाइएगा, कन्वेंशनल बेल्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़े थोड़े से बस टॉपिक हैं, 2-4 टर्मिनोलॉजी और कुछ है ही नहीं, इसी को पढ़ लीजिए। अब देखिए दरअसल में हो क्या रहा है। प्रशांत महासागर बीच में एक प्लेट है जो दुर्बल मंडल के ऊपर में तैर रहा है। प्रशांत महासागर की इधर भी एक प्लेट है, इधर भी एक प्लेट है, इधर भी एक प्लेट है, इधर भी एक प्लेट है। अब ये बीच में ये प्लेट घूमता रहेगा तो चारों तरफ टकराएगा कि नहीं टकराएगा? तो वही टकरा रहा है चारों तरफ। जहाँ जहाँ पर ये प्लेटें टकरा रही हैं, प्रशांत महासागर ये क्या है? तो समुद्री प्लेट है, समुद्री प्लेट है। अब समुद्री प्लेट की क्या खासियत होती है? ये तुलनात्मक रूप से स्थल के जो प्लेट होते हैं, महासागरीय प्लेट जो होते हैं, स्थल प्लेट की तुलना में पतले और हाई डेंसिटी के होते हैं, पतले और हाई डेंसिटी के होते हैं। तो जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराते हैं तो वहाँ पर ज्वालामुखी का जन्म होता है, ज्वालामुखी का जन्म होता है। जहाँ पर महाद्वीपीय प्लेट टकराते हैं वहाँ पर ज्वालामुखी की सामान्य तौर पर अभाव पाया जाता है, जिसका उदाहरण हो गया भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट हिमालय। हिमालय में आपको कोई ज्वालामुखी नहीं दिखेगा, लेकिन प्रशांत महासागर सागरीय प्लेट है और वो आस पड़ोस के महाद्वीपीय प्लेट से टकरा रहा है। इसके कारण से वहाँ पर भारी स्तर पर ज्वालामुखी और भूकंप देखे जाते हैं। इसीलिए इसके चारों तरफ आपको दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी इसी श्रेणी में आपको दिखेंगे। सबसे ज़्यादा भूकंप वाले एरिया यही श्रेणी है, जिसमें जापान, ताइवान, चीन, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर के चारों तरफ इंडोनेशिया, ये सारे आपको दिखते हैं। समझ में आ गया? ये महासागरीय प्लेट है, ये बीच में एक गोल गोल सा प्लेट स्थित है जो चारों तरफ के प्लेट को टक्कर मार रहा है। चूँकि ये महासागरीय प्लेट है इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है, क्योंकि इसकी मोटाई कम होती है। प्लेट टूट कर नीचे दुर्बल मंडल में चली जाती है, वहाँ पर पिघलने के पश्चात ये मैग्मा के स्वरूप में बाहर आ जाती है। इतना ही आसान है, इसीलिए ज्वालामुखी बन जाता है इससे। और महाद्वीपीय प्लेट में क्या, दोनों प्लेट मोटे मोटे से हैं तो टूटकर उनका निक्षेपण नहीं होता है दुर्बल मंडल में, जिसके कारण से यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। बात ख़त्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बता देता हूँ क्या है ये। रिंग ऑफ फायर जिसे प्रशांत रिम संकरम या पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड दिए दर्ज किए। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी कि 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के में ही आते हैं। और यहीं पर है कौन सा देश? तो ताइवान। देखिए यहाँ पर दिखेगा आपको, छोटा सा देश यहाँ पर होगा ताइवान, ठीक है। यहीं पर फिलीपींस है, यहीं पर ताइवान है। तो उसी के पूर्वी कोस्ट पर, ताइवान के पूर्वी कोस्ट पर कल 7.5 मैग्नीट्यूड का बहुत ही भारी स्तर का भूकंप आया। भूकंप आने के पश्चात क्या होगा? अगर समुद्री एरिया में भूकंप आ रहा है तो सुनामी की चेतावनी जारी की जाएगी। सुनामी की चेतावनी जारी की गई, लेकिन ईश्वर ने थोड़ी सी मदद की और सुनामी अभी तक तो नहीं आई है, आगे का पता नहीं। पृथ्वी के 75% और ज्वालामुखी 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं। पृथ्वी के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, जिसे पृथ्वी के सबसे हिंसक और नाटकीय भूकंपीय घटना भी शामिल है। इतने बड़े बड़े भूकंप आए इस क्षेत्र में, कभी पढ़िएगा इस क्षेत्र के भूकंप की कहानी, आपके रूह कांप जाएगी। एक बार में 1-1 लाख लोग मरे हैं। भौगोलिक खिंचाव, रिंग ऑफ फायर प्रशांत, जुआना डे फूका, कोकोसो, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई नाजका, उत्तर अमेरिकी और फिलीपींस प्लेट, ये सब क्या हैं? बड़े प्लेट और छोटे गौन प्लेट। क्या कहा जाता है उनको? गौन प्लेट। जो छोटे छोटे प्लेट होते हैं, बड़ा प्लेट और छोटे छोटे प्लेट, उन सभी से टकराते हैं, जिनसे भूकंप ज्वालामुखी बनता है। यह श्रृंखला दक्षिण और उत्तरी अमेरिका पश्चिमी तट के साथ लगती है। अलास्का में एल्यूसियन द्वीपों को पार कर न्यूजीलैंड पूर्व एशिया के पूर्वी तट, अटलांटिक के उत्तरी तट के साथ भी लगती है। बोलीविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका रिंग ऑफ फायर में स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। ये सारे के सारे रिंग ऑफ फायर में दिखेंगे आपको। सारे के सारे देश रिंग ऑफ फायर में हैं। और इसके तट पर कौन कौन से बड़े बड़ी श्रेणियाँ दिखती है आपको? यहाँ पर अमेरिका में रॉकीज़ की श्रेणियाँ दिखेंगी, जो क्या हैं? तो ये हैं वलित पर्वत के उदाहरण। यहाँ पर आपको नीचे एंडीज़ की लंबी सी श्रृंखला दिखेगी। आप मुझे बताइए एंडीज़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और रॉकीज़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। अगर आपको पता हो तो, नहीं पता है तो सर्च कर लीजिए। ज्वालामुखी गतिविधि के कारण टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए सबडक्शन जोन बनाते हैं। इसमें एक प्लेट नीचे की ओर दूसरी प्लेट द्वारा क्षेपित हो जाती है और ये जो प्रक्रिया होती है
प्रतिवर्ष सिर्फ 1 या 2 इंच की गति से ही संचालित होती है। जैसे ही ये सबडंक्शन की क्रिया होती है तो चट्टानें पिघलकर मैग्मा का निर्माण करती है। क्योंकि देखिए दरअसल सबडंक्शन होता क्या है, मैं नीचे फोटो लगाया है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये एक प्लेट है, अपर प्लेट है, ये भारी वाली महासागरीय प्लेट है जो भारी है और डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और भारी है। कोई चीज़ पतला होते हुए भी अगर भारी है यानी कि उसका डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये क्या है, हल्का सा, हल्का का मतलब हाथ उठाने वाला हल्का नहीं, इसके कंपेयर में ये हल्का प्लेट होता है महाद्वीपीय प्लेट। तो महाद्वीपीय प्लेट ऊपर रह जाती है, जो भारी है वो नीचे चली जाएगी, यहाँ पर ये टूट जाती है, यहाँ पर टूट जाएगी और ये दुर्बल मंडल में जो पिघला हुआ मैग्मा है यहाँ पर ये चली जाएगी। अब यहाँ पर हीट के कारण से पिघल जाती है, पिघलने के पश्चात यहाँ से क्या करेगी, ज़मीन जो कमज़ोर होता है, महाद्वीपीय प्लेट कमज़ोर जो प्लेट है उसको तोड़कर यहाँ से बाहर निकल आएगी। यही पूरा ज्वालामुखी का निर्माण करती है। बात ख़त्म हो गया, इतना ही आसान होता है ये। देखिए क्या लिखा हुआ है कि टोगा के मामले में प्रशांत ओके इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और टोगा प्लेट के नीचे खिसक गई। ये टोगा में जब भूकंप आया था ना तो वो सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसमें क्या हुआ था ना कि प्रशांत प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और टोगा प्लेट के नीचे खिसक गई, जिससे पिघली हुई चट्टान के ऊपर उठने पर ज्वालामुखी की श्रृंखला निर्मित हो गई थी। इसी प्रकार से ताइवान में भी हुआ है। ताइवान में इतना बड़ा भूकंप आया तो, लेकिन इतनी बड़ी घटना क्यों नहीं घटित हुई, क्योंकि इस तरह का वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। रेगुलर जो प्लेटें घर्षण करती हैं उसी के कारण वहाँ पर भूकंप जन्म लिया है। आपको मैंने 2023 के कुछ समय पहले दिसंबर या आई थिंक जनवरी में 2024 के जनवरी में मैंने आपको पढ़ाया था जापान में भूकंप, तो उसके पीछे भी यही कारण होता है। ठीक है, हाल ही में किए गए शोध क्या है, तो पैसिफिक प्लेट जो रिंग ऑफ फायर में अधिकांश टेक्टोनिक गतिविधि को संचालित करती है, ठंडी हो रही है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्रशांत प्लेट के सबसे छोटे हिस्से 2 मिलियन वर्ष पुराने प्लेट के पुराने हिस्से लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने की तुलना में तेज ठंडे हो रहे हैं और सिकुड़ रहा है। सिकुड़ता है क्यों, कोई चीज़ ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है और गर्म होने पर फैल जाता है। अब सिकुड़ने के कारण इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो भूकंप जो है वो ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है। यही है, सबडंक्शन भी समझा दिया मैंने आपको, प्रशांत महासागर प्लेट भी समझा दिया है, और थोड़ा सा जो भूगार्भिक चीज़ें हैं पृथ्वी की 11th के NCERT में उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। एक दिन का भी 1 घंटे का टॉपिक है आई थिंक। ज्योग्राफी में मैं जब 10th पढ़ा दूंगा तो 11th में तो पढ़ाऊँगा ही, लेकिन आप खुद से भी उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है वो। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि अहोबिलम टेम्पल। ये क्या बला है भाई, क्या बला है ये, किस चिड़िया का नाम है? अहोबिलम मंदिर कहाँ पर है ये? नल्ला मल्ला फॉरेस्ट रीजन। नल्ला मल्ला फॉरेस्ट कहाँ पर है? नल्ला मल्ला छोटी सी पहाड़ी का भी एरिया है, बताइए मुझे। आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इस नल्ला मल्ला फॉरेस्ट रीजन में 9 बड़े मंदिर समूह हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 9 बड़े बड़े समूह हैं यहाँ पर नल्ला मल्ला फॉरेस्ट रीजन में। दरअसल में हीट वेव के कारण से और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण से इस एरिया में जो जंगल में जानवर रहते हैं उनके चलने फिरने के पैटर्न में, उनके आने जाने के पैटर्न में और उनकी प्रवृत्ति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। तो जो रेगुलर धर्म के लिए यात्रा करने वाले लोग होते हैं या जो लोग पूजा पाठ करने जाते हैं उन पर पशु हमला नहीं करते हैं, लेकिन हीट वेव के कारण से उनके जाने आने का रास्ता में हो सकता है टकराव की संभावना बढ़ जाए। इसलिए वहाँ का जो मंदिर है उसने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है कि अब कम लोग आएँ, कम लोग यात्रा करें, न आएँ तो वही सही है। नल्ला मल्ला फॉरेस्ट का जो रीजन है ये बहुत ही बड़ा रीजन है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। द फॉरेस्ट एरिया कवर द नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये क्या बोल दिया मैंने, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है ये देश का सबसे बड़ा। कब पूछा गया? UPSC 2020 PT में सवाल पूछा गया। ठीक है, UPSC 2019 PT में क्या पूछा गया था? उसे पूछा गया था कि कावेरी नदी बेसिन में कौन कौन से फॉरेस्ट रीजन या ये सब आते हैं। नल्ला मल्ला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। बाकी 3 ऑप्शन में नल्ला मल्ला दिया हुआ था, एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें नल्ला मल्ला नहीं दिया हुआ था और वो ऑप्शन आंसर हो जाता।
तो कई बार आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी मदद मिलता है। दरअसल में देखिए, ये जो मंदिर है अहोबिलम मंदिर, इसमें एक उत्सव मनाया जाता है जिसके बारे में बताऊंगा। और उस उत्सव को जो वहाँ की सरकार है, आंध्र प्रदेश की सरकार, वो कोशिश कर रही है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए। तो उस उत्सव के बारे में बता देता हूँ, बाकी आप इसको बस इतना ही ध्यान रखिएगा। 9 अलग अलग टेम्पल हैं इसमें, और ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा अनुशासित है, 1972 एक्ट के तहत में अनुशासित है। इसमें किसी भी चीज़ को छूना या जानवरों को नुकसान पहुंचाना बेहद गंभीर माना जाता है। तब जरा देखिए इस मंदिर के बारे में और कौन सा उत्सव मनाया जाता है उसके बारे में। ओके, देखिए यहाँ पर पारुवेत उत्सव मनाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश के अहोबिलम में श्री नरसिम्हन स्वामी मंदिर मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है, जिसमें कृत्रिम शिकार प्रशिक्षण अभ्यास भी किया जाता है। मठ के 7वें जीयर पोंटिक द्वारा लिखित संस्कृत नाटक वासंतिक परिणयम से पता चलता है कि गुरु परंपरा के माध्यम से 600 वर्ष पुराने अहोबिला मठ के शासन के तहत मंदिर ने आदिवासी समुदाय के बीच श्री वैष्णववाद का प्रचार प्रसार किया था। जब आदिवासियों के बीच में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उसी के दौरान ये इस मंदिर को, बहुत पहले 600 वर्ष पुराना मंदिर है, इसको स्थापित किया गया था। ये पता चल गया आपको। यह उत्सव सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, जिसके दौरान मंदिर के गर्भगृह से देवता को 40 दिनों तक एक मंडला के लिए अहोबिलम के आसपास के 32 चेचू आदिवासी बस्तियों में ले जाया जाता है। तो ये पारुवेत जो उत्सव है, ये बड़ा ही अद्भुत उत्सव है, और वहाँ की जो सरकार है और ये मंदिर ट्रस्ट जो है, ये इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रही है, अप्लाई भी किया है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये उत्सव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज उत्सव में आपको मिले दिखा। और कौन कौन से यूनेस्को में शामिल हैं, तो कलकत्ता का दुर्गा पूजा, वेद पाठ करने का जो प्रणाली है उसको, लद्दाख का जो मंत्र उच्चारण है बुद्धिस्ट, उसको शामिल किया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा पारुवेत उत्सव को। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है कि एक संस्था है जो शिकागो की है संस्था, और उसने क्या रिपोर्ट दिया है, उसने रिपोर्ट दिया कि भारत में जो झींगा पालन किया जाता है वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में झींगा पालन किया जाता है, और झींगा पालन करने वाले लोगों की स्थिति भी ख़राब है, यानी कि ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन हो रहा है, और भारत में झींगा पालन बहुत ही ख़राब तरीके से किया जाता है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन क्यों, इस चीज़ को लेकर चिंता क्यों व्यक्त की जा रही है? क्योंकि गुरु, हम झींगा उत्पादन में दुनिया के झींगा एक्सपोर्ट करने में दुनिया में प्रमुख देश हैं हम। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, झींगा एक्सपोर्ट करने के मामले में बहुत बड़े देश हैं। आपको एक उदाहरण स्वरूप मैं समझाता हूँ कि इस तरह के रिपोर्ट का हाल क्या होता है। कुछ समय पहले भारत में जो बोवाइन होते हैं, गोवंश समूह होते हैं, उनमें एक रोग खुरपका मुंहपका एक रोग आपने सुना होगा, ये फैल गया था। आपने सुना होगा खुरपका मुंहपका से प्रभावित हो रहे हैं पशु हमारे यहाँ के। इसके कारण से भारत का जो मांस एक्सपोर्ट था, जो भारत से मांस एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, रूस में, चीन में, तो अलग अलग देशों ने हम पर बैन लगा दिया था कि आपसे हम मांस नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर पशु जो होते हैं बीमार होते हैं, उनके हम मांस कैसे खरीद सकते हैं। अपने यहाँ बहुत बड़ा मांस एक्सपोर्ट होता है भारत से दुनिया भर में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो उसी प्रकार का इस तरह के रिपोर्ट का भी प्रभाव पड़ता है। अब चूँकि अमेरिका जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा, अमेरिका को हम झींगा एक्सपोर्ट करते हैं, और किसको किसको एक्सपोर्ट करते हैं हम, झींगा बड़ा पसंद किया जाता है इन देशों के द्वारा। जापान के लोग झींगा बहुत पसंद करते हैं, उनको भी हम बहुत ही भारी स्तर पर एक्सपोर्ट करते हैं। और झींगा की जो भारतीय किस्म होती है, इसका दुनिया में एक अलग ही पहचान है। उसके अलावा चीन जो देश है, इसको भी हम लोग झींगा एक्सपोर्ट बड़े ही स्तर पर करते हैं। तो इस तरह का रिपोर्ट क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को प्रभावित करता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 2022-2023 में इंडिया का जो सी फूड एक्सपोर्ट था वो $8.09 बिलियन का था, जिसमें 64,000 करोड़ रुपए का हमने करीब में झींगा को बेचा है। कितना? 64,000। और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा झींगा एक्सपोर्टर है। यूनाइटेड स्टेट का जो मार्केट है उसमें 2022-2023 में अगर 1 किलो झींगा बिक रहा है, मान लीजिए 100 किलो झींगा बिक रहा है, तो उसमें से 40 किलो अकेले भारत से जाके बिकता था, यानी कि यूएस के मार्केट में 40% शेयर हमारा था झींगा के एक्सपोर्ट में। तो आप इसी समझ सकते हैं। इसके अलावा चीन, थाईलैंड, वियतनाम, इक्वाडोर, ये सब जो देश हैं, यहाँ पर भी भारतीय झींगे को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसलिए इस तरह के रिपोर्ट जो होते हैं वो हमारे एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं।
अब देश में झींगा का प्रोडक्शन किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है उसको जरा हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि फ्रोजन झींगा जो होता है वो सबसे बड़ा निर्यातित समुद्री खाद्य पदार्थ है भारत का, और बहुत बड़े स्तर पर हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। डेटा नए वाले ध्यान रखिएगा, जो अभी मैंने बताया आपको, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा, देश में अगर झींगे का उत्पादन होता है तो उससे सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ही उत्पादन होता है। मोर देन 75% आंध्र प्रदेश ही प्रोडक्शन करता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु भारत के प्रमुख झींगा उत्पादक राज्य हैं। लगभग 95% सुसंस्कृत झींगा उत्पादन का निर्यात किया जाता है यहीं से। और कुछ कमियां भी हैं, जैसे कंटेनर की कमी या स्वच्छता को लेकर कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं, जैसे अभी किया गया है। तो इन राज्यों को ध्यान में रखिएगा। कौन से राज्य से सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा। कौन से देश को सबसे ज़्यादा? यूएस को, उसके पश्चात चीन को, फिर जापान को, ताइवान को, कंबोडिया को और वियतनाम को। इन सभी देशों, इक्वाडोर, इन सभी देशों हम झींगा को एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम ही हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगला न्यूज़ है कि जिम्बाब्वे जो देश है, इसने पहला कोई देश दिखेगा जिसने अल नीनो के प्रभाव के कारण से नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया है, राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया अल नीनो का प्रभाव। इसके कारण वहाँ पर बहुत ही भारी स्तर पर सूखा पड़ा है। इतने स्तर पर सूखा पड़ा है कि अकाल की संभावना जताई जा रही है। अन्न को तरस जाएंगे जिम्बाब्वे के लोग। अल नीनो का प्रभाव ये बताया जा रहा है। अल नीनो के बारे में किसी दिन मैं डिटेल में वीडियो में समझाऊंगा, अभी समझाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अलग से ज्योग्राफी का बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। तो अल नीनो के प्रभाव के कारण से, चूँकि हिंद महासागर में पानी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने के कारण मानसून जो होती है वो कम हो जाती है, वर्षा जो होती है वो कम हो जाती है। अल नीनो का भारत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानसून में देरी भारत में भी हो सकती है। लंबे हीट वेव का जो दौर आप सुन रहे हैं, इस बार हीट वेव करीब में 5 से 7 दिन मात्र भारत में एवरेज रहता था। इस बार करीब में 20 से 25 दिन का हीट वेव आप देखेंगे। बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी हीट वेव के दौरान। तो अल नीनो का प्रभाव उससे बहुत बड़े स्तर पर माना जा रहा है। उसको हम लोग कवर करेंगे अल नीनो को डिटेल किसी वीडियो में। अभी अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो ग्लेशियर लेक से संबंधित है। ओके, ये क्या होता है इसको ज़रा समझा देता हूँ मैं। दरअसल में देखिए, ग्लेशियर है बहुत बड़ा, ये पिघलना शुरू हो गया। ये पिघल के छोटा सा हो गया। तो जितने बड़े स्थल पर ये पहले बैठा हुआ था, उस पूरे स्थल में क्या हो जाएगा? पानी भर जाएगा जहाँ पर पहले बर्फ़ था। और चूँकि इसके किनारे जो होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, बालू और रेत से बने होते हैं, इसलिए ये बहुत ही कमज़ोर तटबंध से घिरा हुआ एक पानी का बहुत ही बड़ा कंटेनर है, जो कंटेनर कभी भी टूटकर बाहर आ जाती है और नीचे के पूरे लोगों को बहा कर ले जाती है। जिसका हमें उदाहरण कब मिला था? चमोली में जो उत्तराखंड में हादसा हुआ था, उसी में हमें इसको देखने को मिला था। अब चमोली में क्या हुआ था? यही ग्लेशियर लेक फट गया था, जिसके कारण से अप्रैल महीने में वहाँ पर भारी बाढ़ आ गई थी और कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। अभी उत्तराखंड सरकार ने एक टीम को गठित किया है, जो टीम क्या कर रही है? उत्तराखंड में स्थित जितने भी ग्लेशियर लेक हैं उनका अध्ययन कर रही है और ये पता लगा रही कहीं ये ग्लेशियर लेक फट तो नहीं जाएंगे, और फटने पर बहुत ही बड़े स्तर पर मानव की त्रासदी उत्पन्न होती है। हिमालय में 25 हिमनद झील जल निकायों में वर्ष 2009 के बाद से जल प्रसार क्षेत्र वृद्धि देखी गई है। भारत, चीन, नेपाल में पानी के प्रसार में 40% की वृद्धि देखी गई है, जिससे 7 भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसमें 6 हिमालयी राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ये सारे के सारे शामिल हैं। इन सभी जगहों पर इसका संभावना बना हुआ है। सिक्किम की बाढ़ आपको याद है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर भी इसी तरह की संभावना देखी गई थी। GLOF की तीव्रता के साथ शुरुआत और उच्च निवारण का मतलब है कि डाउन स्ट्रीम आबादी, विशेष रूप से स्रोत झील के 10 से 15 किलोमीटर के भीतर स्थित जो आबादी होती है, उसके लिए गंभीर चेतावनी। मतलब होता क्या है? जैसे ये ढाल है, यहाँ पर ये एक बड़ा सा कंटेनर बन गया, जहाँ पर पहले हिमनद था और वो पिघल गया तापमान बढ़ने के कारण। यहाँ पर पूरा जल भरा हुआ है। थोड़ा सा भूकंप आया, एवलांच आया, या किसी भी कारण से इसका ये सिरा टूट गया, तो ये सारा पानी कहाँ आ जाएगा? धराम से नीचे आ जाएगा। स्लोप बहुत ही हाई होता है। अब इतने बड़े स्लोप पर इतनी बड़ी मात्रा में अगर जल बह कर आती है तो बहुत ही बड़ी आपदा का कारण बन जाती है, और ये कभी भी आ सकती है। इससे बचने का उपाय क्या है भाई? मोटर लगाओ, इसमें से पानी बाहर कर दो, या तो फिर इसका क्या करो? तटबंध मजबूत कर दो, या इसमें से जल स्रोत को कहीं और शिफ्ट कर दो, या इसको घेर दो। रेगुलर चेतावनी रेगुलर देखते रहना, निगरानी करना है कि कहीं ये लेक फट ना जाए। अगला क्या है? इस क्षेत्र में आबादी को नहीं बसने दिया जाए, आबादी को हटा दिया जाए, जिससे क्या होगा? इससे हम बच सकते हैं। यह बाढ़ काफ़ी तीव्र होती है, कई मामलों में इतनी शक्तिशाली होती है, कई ढांचों को नष्ट कर देती है, बुनियादी ढांचों को खराब कर देती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है। इस अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में अत्यधिक तीव्र चेतावनी, आपातकालीन कार्रवाई को सक्षम बनाने के लिए निकासी अभ्यास, समुदाय तक पहुंच, अन्य उपायों के साथ साथ पूर्व चेतावनी प्रणाली डिजाइन में भी सुधार की आवश्यकता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था सिक्किम का लेक, उसमें मैंने आपको समझाया था कि इसरो ने क्या किया? सैटेलाइट के थ्रू में इस एरिया में 3600 लेक की पहचान की थी। अब 3600 लेकों की निगरानी तो आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं कि कुछ कुछ लेकों पर जहाँ पर मानवीय आबादी ज़्यादा है,
वहाँ पर जाके थोड़ा सा निगरानी तो कर ही सकते हैं। और फटने से बाढ़ का क्या स्थिति होता है? हिमनद झील से फटने से आने वाली विनाशकारी होती है बाढ़। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हिमनद झील का बांध कमज़ोर हो जाता है और पानी तेज़ प्रवाह के साथ में नीचे आ जाती है। 2021 में यही हादसा हुआ था और आपको पता ही होगा। तो कारण वगैरह मैंने समझा ही दिया कि क्या कारण होता है। भूकंप भी कारण हो सकता है, एवलांच कारण हो सकता है, कमज़ोर तटबंध का होना ये कारण हो सकता है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। किसी पत्थर का टूट कर गिरना, बड़े पत्थर का, वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये कुछ बड़े कारण मैंने आपको समझा दिए, परिणाम समझा दिए, क्या होता है, वर्तमान में क्या कॉन्टेक्स्ट है, सब कुछ समझा दिया मैंने आपको। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।